नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति। स्वागत है आप सभी का माइंडफुल एक्सप्लोजन के प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ेंगे, हमारा जो बायोलॉजी का टॉपिक चल रहा था क्लास 12 का, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये उसका सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए ताकि आपको ये आगे का जो भी है वो समझ आ सके, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा तो ये आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, और अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने मेनली क्या देखा था कि डीएनए क्या होता है और वो किन किन से मिलके बना हुआ है, जिसमें हमने देखा था कि जो आपका डीएनए है वो नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट, इन तीनों से मिलके बना हुआ था। जो नाइट्रोजनस बेस और शुगर था उनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता था, उसका नाम क्या था, नाइट्रोजनस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जो फॉस्फेट था वो क्या था, बैकबोन की तरह काम कर रहा था, है ना। ये था ना आपका डीएनए, ये डीएनए था आपका, है ना। तो इसमें जो नाइट्रोजनस बेस थे वो क्या थे, ये बीच बीच में आपको दिख रहे हैं, है ना। और बैकबोन क्या थी आपकी, फॉस्फेट। ठीक, अब ये जो फॉस्फेट है इसका आपको इसमें स्ट्रक्चर देखने को दिखाई दे रहा है, तो आप देख रहे हो ये फॉस्फोरस और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, और इस पर क्या होता है, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होता है। अब मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आगे चल के आप देखोगे कैसे ये इस पे नेगेटिव चार्ज है, और आगे आप देखोगे कि जो आपके बेसिक अमीनो एसिड होंगे उनमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये इससे जुड़कर क्या बना देंगे, आपका एक जो आपका डीएनए का स्ट्रक्चर है पूरा, वो कैसे फॉर्म होगा वो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि जो फॉस्फेट है उस पे ओवरऑल क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो डीएनए है उसको डिस्कवर किसने किया, या फिर किसने कौन कौन सी थ्योरीज दी, उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस ऑर्डर में आपको देखने को मिलेगा कि मिशर थे, उन्होंने जो आपका डीएनए था उसको क्या कहा, न्यूक्लियन। क्यों कहा भाई न्यूक्लियन, क्योंकि आप सभी को पता है जो आपका डीएनए होता है उस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर पाया जाता है। तो उसके बेस पर जो मिशर थे उन्होंने 1869 में डीएनए को नाम दिया न्यूक्लियन। उसके बाद वॉटसन क्रिक कौन आए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो विल्किंस और फ्रैंकलिन की एक थ्योरी थी, एक्सरे डिफ्रैक्शन, ठीक है, उसके बेस पे इन्होंने क्या कहा, वॉटसन और क्रिक कौन ने इसको डबल हेलिक्स मॉडल दिया। ये जो आप देख रहे हो ना, ये देखो, ये दो आपको डबल हेलिक्स है, एक इधर एक इधर, है ना। तो ये किसने दिया आपको, वॉटसन क्रिक कौन ने। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, डबल हेलिक्स मॉडल दिया, किसके बेस पे, जो विल्किंस एंड फ्रैंकलिन थी उनकी जो थ्योरी थी, क्या, एक्सरे डिफ्रैक्शन, इसके बेस पर। अब लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो एक डीएनए होता है वो लगभग 2.2 मीटर लंबा होता है। तो सोचिए कि जब एक सेल के अंदर जो डीएनए है वो 2.2 मीटर लंबा है, जबकि एक बॉडी के अंदर तो बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। तो सोचिए हर सेल के अंदर 2.2 मीटर लंबा अगर डीएनए है, तो अगर सबको मिला दिया जाए तो कितना लंबा डीएनए बन जाएगा, क्योंकि डीएनए जो होता है वो क्या है, आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड से, है ना, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ है। तो वैसे ही सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड जो है, अगर एक न्यूक्लियोटाइड कितना होता था आपका, ये था ना, है ना, एक न्यूक्लियोटाइड यानी यहाँ से यहाँ तक का, और ऐसे बहुत सारे जुड़ते गए तो क्या बन गया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलके क्या बना है आपका डीएनए। तो डीएनए, अगर एक डीएनए 2.2 मीटर लंबा है, तो सोचिए बिलियंस ऑफ सेल्स में जो आपके डीएनए होंगे वो कितने सारे, मतलब कितनी लंबाई होगी। अब ये आपकी बॉडी के अंदर कैसे, मतलब ऐसा क्या रहता है कि इतना बड़ा डीएनए आराम से इजीली आ जाता है। तो इसके लिए क्या होता है कि जो डीएनए की एक प्रॉपर पैकेजिंग, अब प्रॉपर पैकेजिंग के लिए हम यूज क्या करते हैं, तो इसके लिए यूज किए जाते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, और प्रोटीन्स में अब ये डिपेंड करता है कि जो हमें पैकेजिंग करनी है वो कैसे करनी है। कई बार क्या होता है, हमें बहुत डेंस या फिर हम कहें बहुत ज्यादा कंडेंस पैकेजिंग करनी होती है,
तब हम उस केस में यूज करते हैं क्या, नॉन क्रोमोसोमल हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, अब क्या होता है इसमें जो पैकेजिंग होती है, इसमें आपके देखो, ये आप देख रहे हो, ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ऐसा, ये आपको स्ट्रिंग टाइप की दिखाई दे रही है जिसमें आपके ये बीट्स बीट्स से दिखाई दे रहा है। ये जो बीट्स हैं वो क्या है, इनको कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। और ये न्यूक्लियोसोम जो है वो किससे मिलके बने हुए हैं, वो बने हुए हैं आपके, इसमें क्या होता है न्यूक्लियोसोम में आपके हिस्टोन ऑक्टोमर्स होते हैं। ऑक्टोमर्स मतलब 8, यानी कि 8 हिस्टोन होंगे। ठीक है, अब 8 जो आपके हिस्टोन्स होते हैं वो कौन से होते हैं, डायमर्स ऑफ H2A, H2B, H3 और BH4। ये आपको 4 दिखाई दे रहे हैं, H2A, H2B, H3 और BH4। इनके 2-2 मतलब 2-2 यूनिट्स क्या करती हैं, मिलके आपके बना लेती हैं हिस्टोन ऑक्टोमर। समझ में आया। अब ये हिस्टोन ऑक्टोमर पर क्या होता है, जो आपका डीएनए होता है, उनके 200 बेस पेयर डीएनए, ठीक, तो 200 बेस पेयर डीएनए क्या करते हैं, इसके ऊपर अच्छे से, किसके ऊपर, हिस्टोन ऑक्टोमर के ऊपर अच्छे से रैप हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि डीएनए पे क्या था, नेगेटिव चार्ज, अभी हमने देखा था फॉस्फेट है ना, तो नेगेटिव चार्ज था। और जो हिस्टोन ऑक्टोमर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये आपके इन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि जो आपके हिस्टोन्स होते हैं वो बेसिक एमिनो एसिड्स होते हैं, किसके, लाइसिन और आर्जिनिन के। ठीक है, और इनमें क्या पाया जाता है, NH3 पॉजिटिव, जिसकी वजह से हिस्टोन से होता है पॉजिटिव चार्ज। और जो डीएनए है उसमें क्या है, आपके फॉस्फेट, जिसपे क्या है नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से हिस्टोन पर 200 बेस पेयर डीएनए, मतलब एक हिस्टोन ऑक्टोमर पर 200 बेस पेयर डीएनए अच्छे से रैप हो जाते हैं। और आपके ये जो आपको देख रहा है बीट्स फॉर्म में क्या बना लेते हैं, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो न्यूक्लियोसोम तो ये हो गए आपके जो बीट्स दिख रहे हैं आपको। इसके अलावा जो आपको स्ट्रिंग यानी ये धागे जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको कहा जाता है क्रोमेटिन। और ये पूरे मॉडल को कहते हैं बीट स्ट्रिंग मॉडल। समझ में आ गया। तो इस तरह से जो डीएनए की जो हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से अच्छे से रैप हो रहता है। इस ऑर्डर में जो ग्रिफिथ थे, उन्होंने 1928 में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को लाया। इस ऑर्डर में ग्रिफिथ ने 1928 में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को दिया, जिसमें इन्होंने यूज किया डिप्लोकस को। इसमें इन्होंने 2 स्ट्रेन लिए, एक एस स्ट्रेन, दूसरा था आर स्ट्रेन। जो आर स्ट्रेन था वो रफ था, ठीक, यानी उसमें किसी भी प्रकार की कोटिंग नहीं थी। जो एस स्ट्रेन था उसमें स्मॉल पॉलीसेकेराइड की कोटिंग थी। तो जिसमें कोटिंग थी इसकी वजह से क्या था, ये वायरुलेंट था, जबकि जो आर स्ट्रेन था वो नॉन वायरुलेंट था, क्योंकि इसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोटिंग नहीं थी। ठीक है, अब इसको क्या किया गया, एक एक करके। सबसे पहले क्या किया कि जो आर स्ट्रेन है उसको एक माइस के अंदर इंजेक्ट कराया गया। तो देखा कि जो माइस है वो सरवाइव कर गया, मतलब वो जिंदा रहा। उसको हो जाना चाहिए था क्या, निमोनिया, बट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या था, जो माइस था उसकी जो इम्यूनिटी थी वो ज्यादा थी, स्ट्रॉन्ग थी कंपेयर टू जो आपका आर स्ट्रेन इसके अंदर इंजेक्ट कराया गया था। तो उसने क्या किया, जो आर स्ट्रेन था उसको किल कर दिया। ठीक है ना, तो क्या हो गया, वो सरवाइव कर गया। फिर क्या किया, एस स्ट्रेन को माइस के अंदर इंजेक्ट कराया गया। तो देखा कि एस स्ट्रेन को जब इंजेक्ट कराया गया माइस के अंदर, तो माइस क्या हो गया, मर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो माइस की जो इम्यूनिटी थी वो फीकी पड़ गई, कम पड़ गई कंपेयर टू एस स्ट्रेन, क्योंकि एस स्ट्रेन कैसा था, आपका पॉलीसेकेराइड से कोटेड था, है ना, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसका जो आपका एस स्ट्रेन था वो स्ट्रॉन्ग था, वायरुलेंट था, और माइस मर गया। थर्ड केस में जो एस स्ट्रेन था उसको हीट किया गया, और हीट करके जो उसके ऊपर जो पॉलीसेकेराइड की जो कोटिंग थी जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग था, तो उसको क्या किया, किल किया गया। ठीक है, फिर क्या किया गया, माइस के अंदर इंजेक्ट कराया गया। तो देखा कि जो माइस है वो सरवाइव कर गया,
सर्वाइव कर गया, यानी कि जो माइस की इम्यूनिटी पावर थी वो स्ट्रांग थी, है ना। तो इन्होंने देखा कि आर स्ट्रेन में और हीट किल स्ट्रेन में, एस स्ट्रेन में, इन दोनों केस में क्या हो रहा है, जो माइस है वो सर्वाइव कर जा रहा है। तो इन्होंने फोर्थ केस में क्या किया, आर स्ट्रेन और हीट किल एस स्ट्रेन, इन दोनों को माइस के अंदर इंजेक्ट कराया। तो देखा कि माइस मर गया। अब इनका दिमाग घूम गया कि भाई अब कैसे, ये कैसे हो गया, क्योंकि आर स्ट्रेन तो स्ट्रॉन्ग था नहीं कंपेयर टू एस स्ट्रेन, तो मतलब उसके अंदर तो ऐसे जो आपके एलिमेंट्स थे नहीं जिसकी वजह से वो क्या हो जाए, जो माइस है वो मर जाए। और जो एस स्ट्रेन था वो भी क्या था, हीट किल था, तो माइस तो नहीं मरना चाहिए था। फिर इन्होंने देखा जो माइस का हार्ट था उसके अंदर डीएनए देखने को मिला। अब यानी कि ये डीएनए कहाँ से आया, तो उन्होंने देखा कि जो आर स्ट्रेन है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, एस स्ट्रेन में, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो आपका एस स्ट्रेन, जो हीट किल एस स्ट्रेन था और जो आर स्ट्रेन था, ठीक है, इन दोनों को ये मिलके कैसे बन गए हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं आपके एस स्ट्रेन की तरफ, यानी कि वायरुलेंट की तरफ, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, जो आपका माइस था वो क्या हो गया, मर गया। ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बाद जो साइंटिस्ट थे उनमें आपस में एक जंग सी छिड़ गई थी। कोई कह रहा डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, कोई कह रहा जो आरएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है, तो कोई कहता जो प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि प्रोटीन से ही सारी चीजें मिलकर बनी हुई है बॉडी के अंदर, चाहे आपके एंजाइम हो, चाहे आपके एंटीबॉडीज हो, चाहे आपके मतलब कोई भी चीज हो, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो, हर चीज जो कुछ भी हो रहा है वो आपके प्रोटीन की वजह से हो रहा है। तो क्या होना चाहिए, प्रोटीन ज्यादा जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, है ना। तो इसी ऑर्डर में एवरी, मैक्लियोड और मैकार्थी, इन तीनों ने ये प्रूव किया कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, ना कि आपका आरएनए और प्रोटीन। तो इन्होंने क्या किया, दो शेल ले लिए, ठीक, जिसमें तीन चीजें ली, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, और इन्होंने क्या किया, दो को तो जाने दिया और एक को रोक दिया। जैसे सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक शेल से दूसरे शेल में डीएनए को और आरएनए को जाने दिया, प्रोटीन को रोक दिया। तो इन्होंने देखा कि जिस शेल में आपका डीएनए और आरएनए गया है उसमें जो है ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसका मतलब उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। सेकेंड केस में इन्होंने क्या किया कि जो है आपका आरएनए को रोक दिया, डीएनए चला गया, प्रोटीन चला गया, तब भी देखा कि ट्रांसफॉर्म हो रहा है। थर्ड केस में इन्होंने क्या किया, डीएनए को रोक लिया और आरएनए और प्रोटीन को भेज दिया, तब इन्होंने देखा कि जो इसके अंदर दूसरी शेल थी जिसमें भेजा गया था उसमें ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। तो इन्होंने ऐसे प्रूव कर दिया कि जो डीएनए है, ठीक है, वो ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। और ये वाली जो हमने इसमें देखा था कि जो आपका जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था और आर स्ट्रेन था, इसको जब हमने माइस के अंदर इंजेक्ट कराया था तो हमने देखा था कि जो क्या हुआ था, माइस था वो मर गया था। क्यों मर गया था, क्योंकि आर स्ट्रेन जो है एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया था, या डीएनए देखने को मिला था ना माइस के अंदर, माइस के हार्ट में। तो ये वाली जो थ्योरी इन्होंने दी वो इसके लिए प्रूफ हो गई, प्रूफ कर दिया इन्होंने। लेकिन अब लोगों का कहना ये था, तुम ये कह रहे हो कि इसमें जो प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, और जो प्रोटीन है तुम्हारी पूरी बॉडी में हर चीज प्रोटीन से तो मिलके बनी हुई है। अब प्रोटीन मतलब यानी कि प्रोटीन के बिना भी तुम्हारा काम नहीं चल रहा है, और प्रोटीन तुम ये भी कह रहे हो कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो यहाँ पे फिर क्या हो गया, साइंटिस्ट में फिर विवाद हो गया। उसके बाद एक नई थ्योरी आई, ठीक है, हार्शले एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ये किस पे बेस्ड था, अनइक्विवोकल प्रूफ पे। इसमें इन्होंने क्या किया, दो बैक्टीरियोफेज लिए, ठीक है, और इसको बैक्टीरिया के ऊपर इंजेक्ट कराया। जो फर्स्ट वाला आपको देख रहे हो, आपको बैक्टीरियोफेज दिख रहा है, इसमें इन्होंने क्या किया, जो बैक्टीरियोफेज है उसको रेडियो एक्टिव प्रोटीन जिसका लेवल जो S35 था, इसको क्या किया, इन्फेक्ट कराया इससे, ठीक है। तो देखा इस केस में जो प्रोटीन था वो बाहर ही रह गया और जो डीएनए था वो अंदर चला गया, ठीक। सेकंड केस में क्या किया इन्होंने, जो बाहर जो बैक्टीरियोफेज था उसमें रेडियो एक्टिव डीएनए जिसकी लेबलिंग P यानी फास्फोरस
32 थी, इसको इंजेक्ट कराया तो देखा कि इसका डीएनए अंदर चला गया। पहले केस में देखा कि जबकि जो डीएनए था वो एक्टिव नहीं था, फिर भी डीएनए अंदर गया। दूसरे केस में डीएनए जो कि एक्टिव था वो अंदर गया। तो दोनों ही केस में कुल मिला के आपका जो डीएनए था वो अंदर गया। ठीक, तो इससे जो हर्शले और चेस थे, इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, आपका डीएनए। ठीक है, अब हम कुछ इसकी जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, तो देखो आप जानते हो कि जो आपका डीएनए मटेरियल होता है वो कैसा है, शुड बी एबल टू रेप्लिकेट। वो कैसा होना चाहिए, मतलब रेप्लिकेटेड होना चाहिए, यानी कि अपनी कॉपियां बना सके, है ना। तो यानी डीएनए के बारे में, डीएनए अपनी रेप्लिकेट कर लेता है। दूसरा है आपका स्टेबल। तो देखो डीएनए और आरएनए, तो डीएनए होता है वो कैसा होता है, डीऑक्सीराइबोस, उसमें ऑक्सीजन कम होता है और वो स्टेबल होता है कंपेयर टू आरएनए, है ना। आरएनए उतना स्टेबल नहीं होता है। थर्ड है शेल म्यूटेट स्लोली। जो भी आपका जेनेटिक मटेरियल है, जैसे हम डीएनए की बात कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि वो जो म्यूटेट होता है वो स्लोली होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो स्टेबल है, उसके पास ऑक्सीजन एक कम है ना। वहीं अगर हम आरएनए की बात करें तो वो क्या होता है, उसका जो म्यूटेशन है वो फास्ट होता है। ठीक, फोर्थ है एक्सप्रेस इटसेल्फ। इसका क्या मतलब है कि जो भी आपका जेनेटिक मटेरियल है वो क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। अब इसका क्या मतलब है, जैसे डीएनए है तो डीएनए क्या करता है, आरएनए बनाता है, और आरएनए क्या करता है, प्रोटीन्स बनाता है ना। तो ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। हालांकि आरएनए भी जो है प्रोटीन्स बनाता है, लेकिन मोर स्टेबल कौन है, मोर स्टेबल आपका डीएनए है। इसीलिए इन सभी केसेस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए इज बेटर, मतलब वो डीएनए जो है वो आपको बेटर जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है। तो आज की वीडियो में हमने ये समझा कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी, वो भी मैंने आपको अच्छे से समझाया, और जो बेड स्ट्रिंग मॉडल है वो भी समझाया। इसके बाद जो आगे का थर्ड वीडियो होगा उसमें आपको जो इसके जो ट्रांसफॉर्म्स वगैरह हैं वो कैसे अपनी रेप्लिकेट करते हैं, कैसे अपनी कॉपी बनाते हैं, वो सब आपको वीडियो थर्ड में देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जो भी न्यू अपडेट हो वो आप सभी को रेगुलरली मिलती है।